नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन टूट के कगार पर है, तो वहीं नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में जिस तरीके से ईडी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है, इसके बाद विपक्ष बौखलाई हुई है। तेजस्वी यादव से लेकर तमिलनाडु के कई बड़े मंत्री आज के वक्त में इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सुशील मोदी का आखिर क्या कहना है इस महागठबंधन पर और किस तरीके से हम क्या अलग हो जाने के बाद आपको बता दें कि नीतीश के वोट बैंक पर जो है असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि संतोष मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। बीजेपी सवाल कर रही है कि नीतीश किस विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं। ये अपने ही गठबंधन के साथ ही को लेकर चलने में असफल हो रही हैं, तो पूरे विपक्ष को भला क्या एकजुट करेंगे। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तो ये भी कह दिया है कि महागठबंधन टूट के कगार पर है। उन्होंने कहा कि संतोष मांझी का इस्तीफा दर्शाता है कि महागठबंधन टूट के कगार पर है। लोगों को मालूम है कि अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। मांझी का समझौता जदयू के साथ ना कि राजद के साथ है, इसीलिए वे साथ छोड़कर चले गए। सुशील मोदी ने पटना में 23 जून को होने वाली महागठबंधन की बैठक को लेकर पहले भी नीतीश पर हमला बोल चुके हैं। पटना में विपक्षी एकता के महाजुटान पर तंज कसते हुए उनका कहना था कि इनका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर, नवीन पटनायक, मायावती, एचडी कुमारस्वामी नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उनमें आपस में झगड़ा है, हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे को लेकर कहा कि पहले जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तब भी उनका अपमान हुआ था और अब उनके बेटे के साथ भी यही हो रहा है। नीतीश कुमार दलित विरोधी है और महागठबंधन हमेशा दलित का अपमान करता रहा है। बिहार की ताजा राजनीति हालात को देखते हुए दिल्ली में बिहार बीजेपी को कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बुलाई है। बैठक में बिहार की ताजा राजनीतिक हालात और पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की संभावना है। अब ये भी जान लेते हैं कि अगर हम पार्टी ने अपना समर्थन नीतीश के महागठबंधन से हटा लिया तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। सबसे पहले ऑपरेशन कमल जो है उसके लिए बड़ा नो, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि यह अलोकप्रिय सरकार जो है बनी रहे ताकि उन्हें लोकसभा चुनाव का आनंद उठा सके। वास्तव में उपचुनाव ने साबित कर दिया है कि विधानसभा में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 40% है, जो केवल 50 से 53% तक बढ़ जाएगा और आश्चर्य नहीं होगा अगर विपक्ष को बिहार में केवल 3 से 4 सीटें मिले। दूसरा, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की सौदेबाजी की शक्ति कम हो गई है, क्योंकि मांझी के 4 विधायक जो उनके वफादार माने जाते थे वो केवल कुर्मी ही उनके प्रति वफादार है, बाकी सब उनका विरोध करेंगे। तीसरा, कि इस गठबंधन के आंतरिक अशांति और बढ़ती अलोकप्रियता राजद के कुछ पूर्व खाली कदम उठाने के लिए उन्हें मजबूर कर सकती है। चौथा, वे अब बीजेपी पर अनुसूचित जाति विरोधी पार्टी होने का आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लोजपा और हम दोनों अब एनडीए में है। इन पार्टियों का इस्तेमाल भाजपा द्वारा जो है महागठबंधन को पिछड़े विरोधी पार्टी के रूप में खड़ा करने के लिए किया जा सकता है। पांचवा, वोट शेयर का प्रभाव भी बहुत पड़ेगा और एनडीए के लिए 1% वोट शेयर जो है वो प्लस हो जाएगा। और आखिरी, बीजेपी को जो सीटें है उस पर फायदा मिलेगा। तो आपको बता दें कि न्यूज अरेना के पिछली भविष्यवाणी के अनुसार गया में 50-50 सीट थी और अब एनडीए निश्चित रूप से इसे जीत लेगी। एक और सीट जहां इसका प्रभाव पड़ेगा वो औरंगाबाद है, जिसे हमने जिसे पिछली भविष्यवाणी में महागठबंधन को दिया था और इस गठबंधन से बीजेपी को फायदा होने वाला है। वहीं आपको बता दें जीतन राम मांझी के दिए गए बयान पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीतन राम मांझी हमारे सीनियर है, वो कुछ भी कह सकते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने राज्य के विकास के लिए किस तरह के काम किए हैं ये सभी जानते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है तमिलनाडु पर, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई देखने के लिए उस पर भी तेजस्वी यादव बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि अब तक चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना है कि केंद्र सरकार एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लाएगी और उसमें मेरे नाम का उल्लेख किया जाएगा। मैंने पहले ही कहा था 2024 से पहले कई छापे मारे जाएंगे, लेकिन इन छापों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि राज्य ऊर्जा मंत्री सांथल बालाजी की गिरफ्तारी पर तमिलनाडु के मंत्री मा सुब्रमण्यम ने अपनी
प्रतिक्रिया दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सांथिल बालाजी की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। ये संसद चुनाव से पहले डीएमके को घेरने के लिए किया गया है। गिरफ्तारी में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। भाजपा एक नकली कहानी बनाने की कोशिश कर रही है कि डीएमके एक भ्रष्ट पार्टी है। वे ईडी जैसी संस्थाओं की मदद से ऐसा करने की कोशिश कर रही है। पटना में संयुक्त विपक्षी दल की बैठक हो रही है। बीजेपी घबराहट में ऐसा कर रही है। मंत्री मां सुब्रमण्यम ने आगे कहा कि अरावकुरिची में अन्नामलाई पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु के लोग राज्य में कभी भी भाजपा को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अन्नामलाई ने सोचा कि सांथिल बालाजी उनके नुकसान का कारण थे, वो अब उससे बदला ले रहे हैं। तमिलनाडु में मंत्री सुब्रमण्यम ने मंत्री सांथिल बालाजी को पश्चिमी तमिलनाडु में डीएमके की भारी जीत का कारण भी बताया और कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी उनकी अहम भूमिका रही और इसी डर से कि अगर सांथिल बालाजी संसद चुनाव में काम करते हैं तो उन्हें बीजेपी को नोटा से भी कम वोट मिलेंगे, ये वो खोज कर चुके हैं और इसी वजह से इस तरीके की जो कार्रवाई है वो देखने के लिए मिल रही है और इसी वजह से इस तरीके से ये अपना दबदबा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ विपक्ष है जिसे एकजुट करने का प्रयास लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं। सभी पार्टियों के यहाँ जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, हर किसी के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बात करने के बाद उन्हें फिर बैठक के लिए बुला रहे हैं। 23 तारीख को उनकी बैठक भी होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में जो उनका राज्य है, जहाँ के वो मुख्यमंत्री है, वहां पर जो उनकी महागठबंधन है वो उसे ही नहीं संभाल पा रहे हैं। उनके महागठबंधन में दरार आ चुकी है और एक बड़ा वोट शेयर, ज्यादा जो लोग जो दलित है, जिनका समर्थन जीतन राम मांझी को मिला हुआ है, वो अब उनसे कटने की कगार पर है। और ये चीज नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें तो अपनी पार्टी का विलय करने से मतलब है। उन्हें बस आराम से बैठने से मतलब है, पावर उनके हाथ में रहे। और इसी वजह से उन्हें पलटीमार भी कहा जाता है कि हर बार सत्ता में बने रहने के लिए, बिहार की गद्दी पर बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो अपना पासा और अपनी पार्टी समय समय पर बदलते रहते हैं। और दूसरी तरफ तमिलनाडु में जो ईडी द्वारा ये कार्रवाई की गई है, इसके बाद विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है और सुबह से इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी लगातार की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, बाइट दिए जा रहे हैं और इसे लेकर अपनी चीजें बताई जा रही है और इसे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से कनेक्ट करके विक्टिम कार्ड प्ले करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये दिखाया जा सके कि किस तरीके से विपक्ष पर अत्याचार किया जा रहा है या फिर विपक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास बीजेपी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल करके कर रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ महागठबंधन है जो डूबने वाली है, डूब की कगार पर है, खत्म होने वाली है, और दूसरी तरफ बीजेपी से मजबूती से पकड़कर अपना, अगर आप कहेंगे, एक बेस तैयार कर रही है, जिस बेस के आधार पर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी और बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो इनका पत्ता कट सकता है और वोट शेयर बीजेपी के लिए बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में हुई कार्रवाई के बाद विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है और अब तमिलनाडु में भी कई सारे मंत्री खुलकर इस मामले पर बोलते नजर आ रहे हैं, जिससे कि हमने आपको अवगत कराया। ऐसे में हम इस पूरे मामले को हमने आपको बड़े विस्तार से बताया और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।